हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो लीजिए भैया, अब आ गया हमारे पास में प्रोस्पेक्टस के ऊपर हमारा क्रिमिनल लायबिलिटी वाला पार्ट। यस, लास्ट क्लास में हमने अपने पास में टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस कर लिया था। अब नंबर आ गया हमारे पास में लायबिलिटीज का। बट एक बात सुनो ध्यान से यार, आपके पास में टॉपिक और है जो मैं इसके बात कराऊंगा। मतलब इन शॉर्ट इस वाले चैप्टर में एक क्लास हमारी और लगेगी। यस, कौन सी लगेगी? ये पार्ट करने के बाद में हम पढ़ने वाले हैं अपना प्राइवेट प्लेसमेंट वाला पार्ट। यस, इसमें अमेंडमेंट वाला पार्ट भी आया था, तो वो हम कवर करने वाले हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट कवर करेंगे इसके बाद में। लेकिन आज का हमारा टारगेट है कि हम जितनी भी लायबिलिटी वाला पार्ट है अप टू दी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, वहां तक इसे पूरा कर ले अपने पास में। ठीक है, बहुत इजी पार्ट है, मजेदार पार्ट है, पता होना चाहिए। आओ बात करते हैं, सुनो ध्यान से। अब सुनो वन बाय वन बात सुनना। अभी तक हमने ये जाना यार कि जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस के अंदर कमियां नहीं होनी चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन की कैसा होता है प्रोस्पेक्टस, चाहे वो रेड हेरिंग वाला हो, रिमेंबर, चाहे वो रेड हेरिंग वाला हो, चाहे वो आपके पास शेयर प्रोस्पेक्टस चाहे कोई भी हो। तो आपने एक वर्ड सीखा था कि सर सभी प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट हुई तो वो लाइबिलिटीज, वो ऑब्लिगेशन सभी पर लगती है। याद है हमने एक बात सीखी थी सर, ऑल द लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी ऑब्लिगेशन है, वो सब की सब सेम है सभी प्रोस्पेक्टस के अंदर। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप अपने पास में कंपनी, सुनना मेरी बात सुनो, पहले बात बताऊंगा फिर पढ़ने वाले इस पार्ट को। अगर कोई कंपनी किसी भी तरह का मिस स्टेटमेंट करती है, व्हाट इज मिस स्टेटमेंट गाइस? मतलब ये बेटा, एग्जांपल के लिए मान लो किसी भी कंपनी ने जो अपनी इंफॉर्मेशन दी, उस इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सही नहीं है, मतलब उसे गलत स्टेट किया, गलत बताया, उसे बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। तो लोग कहते हैं भैया अगर आप मिस स्टेटमेंट करते हो या फिर कुछ लिखना भूल जाते हो, या लिखना मतलब ओमिशन कर जाते हो, तो दो वर्ड है बेटा, प्रोस्पेक्टस चाहे रेड हेरिंग वाला हो, शेल्फ वाला हो या मेन वाला हो, भैया ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके प्रोस्पेक्टस में किसी भी तरह की मिस स्टेटमेंट या ओमिशन पाया जाता है तो इसके लिए माफी नहीं है, तो ये सिंपल सी बात है। आपके उस प्रोस्पेक्टस को देखकर बहुत सारे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ऐसे केस में आपको माफी देना नहीं बनता। अब आपको मतलब कौन है? अब कॉमन सी बात है, जो कंपनी है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सोचने से, कंपनी कौन है भाई? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी के बिहाफ पर जो लोग काम करते हैं, वो कौन है भैया? मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और क्या प्रोमोटर्स हो सकते हैं। रिमेंबर, तो प्रोमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये लोग कौन है? ये वो लोग हैं जिन्होंने इशू किया प्रोस्पेक्टस। तो अगर गलती मिली, अगर गलती हुई है, तो गलती के पीछे भी यही होंगे लोग। कहते हैं सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास अथॉरिटी थी, यू आर द अथॉरिटी पर्सन, तो इन दैट केस अगर गलती मिली है तो गलती तुमने की है। एग्जांपल सुनना बेटा। लेट्स सपोज, मैं मान लेता हूं, सुनना, लेट्स सपोज मैंने बोला, मान लो हम अभी तक जो बात करते हैं प्रोस्पेक्टस इसके बारे में, ठीक है? तो प्रोस्पेक्टस में बोलता हूं भैया, एग्जांपल के लिए मान लो एक प्रोस्पेक्टस में कंपनी को पिछले 5 साल से, फ्रॉम द लास्ट 5 ईयर्स, एग्जांपल के लिए पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी को लगातार लॉस हो रहा था, बट कंपनी ने क्या किया? लॉस की जगह वर्ड लिख दिया प्रॉफिट। क्या छोटी बात है क्या? सोच के देखो ध्यान से। आप मार्केट में पब्लिक को ऑफर दे रहे हो और आप इश्यू कर रहे हो अपना प्रोस्पेक्टस, और आप लॉस के प्लेस पे वर्ड बदल देते हो, लिखते हो प्रॉफिट हुआ है। तो क्या ये पूरी स्टेटमेंट गलत है, सही है? मतलब गलत है सर। वही सिंपल सी बात है, पब्लिक देखेगी ना, अरे भैया 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, और आप वो चीज कहते हो भाई गलती होगी। गलती माफी की लायक नहीं होती है। जहां जहां पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट आ गया, जहां जहां पर लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करी, आपने पूरी नहीं करी है, ऑलवेज रिमेंबर, वहां पर आप अट्रैक्ट करते हो बेटा क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी। वर्ड क्या है यहां पढ़ेंगे अपने पास? कौन सा? द फर्स्ट वन इज क्रिमिनल लायबिलिटी क्या होती है। सर क्रिमिनल लायबिलिटी वर्ड क्या है, दोनों डिफरेंस क्या है? एक बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, सुनो, हेडिंग बनाओ, लिखो मेरे साथ में। आई एम यूजिंग द वर्ड, फर्स्ट वर्ड लिखो लिखो, दो बात करेंगे हमारे पास में, लिखो मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, मिस स्टेटमेंट और ओमिशन इन प्रोस्पेक्टस। अगर किसी प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट हुआ है या फिर कुछ लिखना भूल गए हैं, तो उस केस में क्या होगा भाई? दो चीज सुनो ध्यान से। उस केस में क्या होगा बेटा? याद रखना, जो लोग, द पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन सच मिस स्टेटमेंट और ओमिशन, कौन होते हैं? मेनली लोग कौन होते हैं? सुन लो ये बात ध्यान से भी। सर पहली बात तो क्या है? नंबर 1 इज कॉल्ड मिस स्टेटमेंट, मतलब कुछ गलत लिख दिया, ओमिशन कुछ भूल गए लिखना, ठीक है? तो बोलेंगे अगर, क्या बोलूंगा? इफ, यू कैन यूज द वर्ड इफ
if such misstatement or omission is of material nature, पहले समझा रहा हूं फिर आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अगर वो मिसस्टेटमेंट और अगर वो आपके पास में ओमिशन मटेरियल नेचर का था, सर मतलब क्या होता है बेटा, मटेरियल वर्ड का मतलब लॉ में होता है जिसका होना जरूरी होता है, मतलब इन शॉर्ट ऐसी इंफॉर्मेशन जिनका पता होना सामने वाले के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसे बोलते हैं हमारे पास में, क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हमारे पास में मटेरियल फैक्ट, मतलब इन शॉर्ट द कोर फैक्ट, मतलब जिसके बारे में पता होता तो शायद सामने वाला आपसे डीलिंग ही नहीं करता। अब एग्जांपल के लिए लॉस को आपने प्रॉफिट लिख दिया, तो सिंपल सी बात है ये ऐसा डिसीजन है जहां पर पब्लिक अफेक्ट होगी, पब्लिक अट्रैक्ट होगी, अरे यार प्रॉफिट वाली कंपनी है। या एग्जांपल के लिए मान लो आपने एक ऐसे पर्सन का नाम डायरेक्टर के रूप में लिख दिया जिसको पूरा इंडिया जानता है और जिसके ऊपर पब्लिक भरोसा करती है। एग्जांपल याद करो, कंपनी नाम है इन्फोसिस, याद है इन्फोसिस कंपनी में जो नारायण मूर्ति है, रिमेंबर नारायण मूर्ति, रिमेंबर आपने वर्ड सुना इन्फोसिस, INFO सुने, तो कितने लेटर है, 7 लेटर हैं। ये 7 लेटर 60 लोग हैं बेटा, कंपनी को 7 लोगों ने बनाया था, 7 लोग दोस्त थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, पर पॉइंट ये नहीं है, इन 7 में सबसे ज्यादा फेमस हुआ नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति का फेस इतना बड़ा है कि उनके फेस की वजह से उनको पैसा मिल जाता है। एग्जांपल सुनो और सुनो, टाटा कंपनी में जब तक हमारे रतन टाटा जी थे, रिमेंबर, तब तक उसका नाम अलग था। तो कहने का मतलब क्या, किसी पर्सन की विजिबिलिटी से भी फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन इज, अगर आप जानबूझकर डेलिबरेटली ऐसे कोई गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए और आपने कर दी, तो क्या बोला, अगर आपकी मिसस्टेटमेंट ओमिशन मटेरियल नेचर की होती है तो बेटा याद रखना 2 केस बनते हैं, 2 बात बनते हैं। तो यहां पर आपके पास में क्या होता है सर, लिखना द पर्सन इन्वॉल्व, तो फिर क्या होगा, लिखो द पर्सन, देन द पर्सन इन्वॉल्व, द पर्सन इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व चाहे कौन से, वेदर दे आर डायरेक्टर्स हो, चाहे वो कंपनी के, चाहे वो कंपनी के डायरेक्टर्स हो, चाहे वो कंपनी के प्रोमोटर्स रह चुके हो, प्रोमोटर्स हो, या फिर एनी अदर पर्सन, एनी अदर ऑथोराइज पर्सन, या फिर कोई भी ऐसा ऑथोराइज पर्सन जिसके पास में अथॉरिटी थी इश्यू करने की प्रोस्पेक्टस को, क्या होगा, माफी मिलेगी, बोले नहीं, लिखो शैल बी पनिशेबल, शैल बी पनिशेबल, वो व्यक्ति बेटा पनिशेबल होगा। अब ये पनिशमेंट वाले टॉपिक पे ही 2 पार्ट बने थे, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 36, देयर 2 प्रोविजन गाइस, वरना अगर आपकी प्रोस्पेक्टस में क्या हुई, मिसस्टेटमेंट हुई, और मिसस्टेटमेंट क्या थी, मटेरियल नेचर की थी, उस केस में वो सारे लोग जो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, प्रोमोटर्स हो, कौन से डायरेक्टर करंट वाले भी, और या फिर हो सकता है जिसका नाम अभी बना नहीं हो, जिसका नाम भी अगर लिखा गया है प्रोस्पेक्टस में, जिन लोगों का नाम लिखा गया है वो लोग ही कहलाएंगे इन्वॉल्व पर्सन। तो पॉइंट आता है वो उनके लिए पनिशमेंट है। क्या पनिशमेंट है, बोला 2 केस बढ़ेंगे। नंबर 1 इज कॉल्ड, पहली बात तो भैया हम बोलते हैं सिविल लायबिलिटी, द पर्सन विल बी हेल्ड, 1 इज कॉल्ड क्रिमिनल लायबिलिटी, द क्रिमिनल लायबिलिटी। ऐसे केस में 2 तरह की लायबिलिटी अट्रैक्ट होती है, 1 इज कॉल्ड क्रिमिनल एंड सेकंड इज कॉल्ड सिविल। और अक्सर बच्चों को ये डिफरेंस क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि इनका डिफरेंस मतलब क्या होता है। गाइस 2 तरह की लायबिलिटी हमारे देश में चलती हैं, 1 इज कॉल्ड क्रिमिनल एंड 1 इज कॉल्ड सिविल। अक्सर सुनना, अक्सर जब आप किसी भी लॉ के अंदर किसी भी एक्ट में वर्ड पढ़ते हो ना कि सर लायबिलिटी सिर्फ फाइन तक है, कि आपको पास फाइन लगने वाला है खाली, तो सिर्फ फाइन की बात करो, जेल की बात नहीं कर रहे हो, तो मतलब आप बात करो सिविल लायबिलिटीज की। रिमेंबर, आपको चुकाना पड़ेगा। अभी तक सुनो ध्यान से, अभी तक जितनी बार भी हम लोगों ने वर्ड यूज किया, द पर्सन विल बी हेल्ड लायबल, डायरेक्टर इज लायबल, तो हम बात कर रहे हैं ओनली फाइन की, कि उन पे फाइन लगेगा। रिमेंबर, पढ़ के भी आए ऊपर हमारे पास में। बट पॉइंट, अगर फाइन के साथ में जेल भी हो, क्या बोलूंगा, अगर फाइन के साथ में जेल भी हो रही हो, तो बेटा उसे बोलते हैं हमारे पास में क्रिमिनल लायबिलिटी। तो क्या बोलते हैं, 1 इज कॉल्ड, एग्जाम्पल आप पर फाइन लग सकता है प्लस में एंड या आपको जेल भी हो रही है, तो जेल जहां पर आ गई ना, इंप्रिजनमेंट, जेल जहां पर आ गई बेटा, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल लायबिलिटी, नंबर 1। नंबर 2 सेम ऐसे ही, जहां पर आपके पास में जेल तो नहीं है, नो इंप्रिजनमेंट, जहां जेल की बात नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, बात होती है कि आप कुछ लिखना भूल गए और लिखना गलत हो गया, रिमेंबर आपने प्रूव किया ठीक था, तो पॉइंट क्या है, उस केस में आप पे लगता है ओनली फाइन। तो फाइन मतलब जो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द सिविल लायबिलिटी। तो यहां पर भी इन टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं कि सर अगर मिसस्टेटमेंट हुआ है तो उस केस में 2 तरह की लायबिलिटी है। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट वन की। नंबर 1 क्या है, सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 3 पढ़ने वाले हैं।
34 बात करता है भैया, अगर आपने मिसस्टेटमेंट किया तो उस केस में व्हाट इज द क्रिमिनल लायबिलिटी। अभी बोला मैंने आपको, प्रोस्पेक्टस में अगर आपने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कि आपके पास में मैच नहीं होती रियल के साथ में, तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज मिसस्टेटमेंट। और अगर वो मटेरियल नेचर की है तो क्या पढ़ना, अब पढ़ते हैं, चलो आओ भैया। तो वर्ड क्या है, ये आइडिया मिल गया बेटा, क्या मीनिंग है, ये मीनिंग समझ में आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर हुआ है और कौन से लोग इन्वॉल्व लायबल होंगे, तो लायबिलिटी कहां कहां तक। अब यहां पे हम और डीप में पढ़ेंगे इसके आगे बारे में कि ये फनिश इंप्रिजनमेंट कितनी है, तो हम पढ़ेंगे इंप्रिजनमेंट के अंदर अगर फ्रॉड वाला कैटेगरी आता है तो 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल है भैया, ठीक है। और ये रियलिटी में ध्यान रखना, ओके। आओ बात करते हैं, चलो तो पढ़ते हैं भैया। फर्स्ट समझना, बोला इफ ए प्रोस्पेक्टस इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट व्हिच इज मिसलीडिंग और omission of any matter or the prospectus is misleading, जिसकी वजह से आपका प्रोस्पेक्टस ही क्या हो गया, मिसलीड करने वाला हो गया। एग्जांपल के लिए मैंने बोला ना भाई, इंस्टेड ऑफ शोइंग द लॉसेज यू आर शोइंग द प्रॉफिट, रिमेंबर, तो दैट इज अ केस ऑफ कौन सा, मिसस्टेटमेंट का पार्ट बनता है, ओके। और वो भी कौन सी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पार्ट बनता है। आगे आता दूसरा, देन उसके क्या, एवरी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी लायबल अंडर 447। अब यहां पर दो बातें सुनना, कौन सी है, तो बोला अगर मिसस्टेटमेंट हुआ तो क्या बोला, उस केस में हर वो व्यक्ति जिसके पास ऑथराइजेशन था इशू का, द पर्सन, ऑथराइज कौन सा है, द पर्सन मे बी डायरेक्टर्स, बोला ना हमने, मे बी डायरेक्टर्स हो सकते हैं, रिमेंबर, प्रमोटर्स हो सकते हैं, डायरेक्टर तो होते ही हैं, सिंपल सी बात है, प्रमोटर हो सकते हैं, या फिर एनी अदर पर्सन, कोई और ऑफिसर भी हो सकता है, सीईओ सीएफओ, वो लोग भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, वो लोग पनिशेबल होंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी, क्या बोला, अंडर सेक्शन 447। एंड व्हाई यू यूजिंग द वर्ड सेक्शन 447, जब जब ये सेक्शन आता है इसका मीनिंग क्या होता है, ये सेक्शन करता है, ये सेक्शन बता रहा है किसके बारे में, द सेक्शन डिफाइंस, बोला क्या होगी भाई, सिंपल सी बात है भैया, आपको होगी जेल, इंप्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, सुन लो 10 साल तक की जेल हो सकती है उन लोगों को जो इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड वाली कैटेगरी में। और यस, सुनो ध्यान से, हमेशा जब जब सेक्शन 447 कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी मतलब याद करो, आपने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाले पार्ट पे भी पढ़ा था कि अगर वहां पर भी अगर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर कोई फॉल्स स्टेटमेंट मिलती है तो भी हमने कहा था एनसीएलटी विल पास एन ऑर्डर फॉर द लिक्विडेशन एंड ऑल्सो पनिशेबल डी पर्सन इन्वॉल्व विद सेक्शन 447। 447 सेक्शन है बेटा फ्रॉड की पनिशमेंट के बारे में, फ्रॉड के बारे में नहीं है। फ्रॉड के बारे में कौन सा है, फ्रॉड के बारे में पढ़ते हैं हमारे पास में अपना सेक्शन नंबर 17 इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फ्री कंसर्न के चैप्टर में पढ़ते हैं। तो फ्रॉड का मीनिंग अलग होता है, पनिशमेंट अलग होती है। तो क्या बोला, 447 इज कॉल्ड पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, प्लस में इतना काफी है, बोला नहीं, प्लस में होता है भैया फाइन। फाइन भी कितना, बोला अप टू 3 टाइम, 3 गुना तक फाइन, अप टू 3 टाइम, 3 गुना, जितना का आपने फ्रॉड किया है उसे 3 गुना तक आप पर फाइन लग सकता है। और ये पूरा हम पढ़ने वाले हैं आज वाली क्लास के अंदर, ठीक है। तो पहले मीनिंग क्या है, मीनिंग सिंपल है, बोला अगर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व था मिस स्टेटमेंट या ओमिशन के अंदर, और वो ओमिशन था क्या, अगर वो ओमिशन क्या था, दैट ओमिशन इज इन मिटीज ऑफ, क्या बोलो, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ मटेरियल नेचर, और अगर वो मटेरियल नेचर का था तो इन दैट केस ऑल दोस पर्सन इन्वॉल्व, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे बेटा, दोज विल बी हेल्ड पनिशेबल अंडर 447, ठीक है। ओके, आगे आता हूं। अब बात करते हैं, ये तो होगी बात की भैया क्या मिलेगा फ्रॉड के नाम पर, मतलब मिलेगी पनिशमेंट, जो जेल मिलेगी, फाइन लगेगा। बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये और बनता है कि क्या सिर्फ एक बार अनाउंस कर दिया कि तुम, एग्जांपल सुनो, एग्जांपल के लिए बेटा मान लो ये वाला प्रोस्पेक्टस यार, मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड में निकाला था हम लोगों ने प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मान लो मैं कहता हूं कुछ मिस स्टेटमेंट थी, इसमें थी, और मैं कहता हूं मान लो मैं वो व्यक्ति हूं, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर था, सुनना, मैं इस कंपनी का क्या था, मैं इस कंपनी का डायरेक्टर भी था। अब बताओ मेरा नाम भी इसमें इन्वॉल्व है, मेरा नाम भी, मैं कहता हूं भैया मेरा नाम नितिन भारद्वाज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब बताओ यारों, तो क्या मैं भी लायबल हूं, बोलो ऑब्वियसली लायबल हो, आप कैसे बच जाओगे, तो लायबल तो हूं, बट क्या मुझे कोई सेफ्टी पॉइंट नहीं है क्या। एक तो ध्यान रखना, हमेशा लो जब ये कह रहा है भैया पनिशमेंट होगी, तो लो ये भी बताता है बेटा कि कहां से बच सकते हो। तो मतलब इन शॉर्ट याद रखना, पनिशमेंट से बचने का क्या है, डिफेंस के रूप में भी चीज दी है। तो क्या मैं अपने डिफेंस के रूप में कुछ कह सकता हूं, आंसर है हाँ,
ऑब्वियस यार, एक बात हमेशा याद रखना, जब जब किसी भी एक्ट के अंदर, किसी भी प्रोविजन के अंदर आप ये पढ़ते हो कि भैया आपको फाइन लगेगा, आप जेल जाओगे, तो वहां पर हमेशा जो व्यक्ति को गिल्टी, दोषी पाया जाता है, उसे हमेशा एक ऑप्शन दिया जाता है उसकी बात रखने का। That will be termed as opportunity of being heard, मतलब इन शॉर्ट उसको अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का, और ये अवसर ही उसे बचाने का ऑप्शन होता है। बट अगर फिर भी वो प्रूव नहीं कर पाया तो पक्का जेल जाएगा। तो सेम मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास टॉपिक कौन सा है? टॉपिक बेटा है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन को इन्वॉल्व पाया गया फ्रॉड में, तो उसको 447 के हिसाब से फ्रॉड की पनिशमेंट मिलेगी। बट क्वेश्चन इज, क्या डिफेंसेस हैं गाइस? सुनना, व्हाट आर द डिफेंसेस? अपने डिफेंस के रूप में क्या कर सकते हो? सिंपल सुनना। अब मान लो एग्जांपल, मैं पकड़ा गया, सुनना मेरी बात समझना, मान लो मैं था डायरेक्टर कंपनी का, मैं था प्रमोटर कंपनी का, ये तुम लोग भी इन्वॉल्व थे, हम सब लोग पकड़े गए, हम सब लोगों को काउंट हुआ भैया कि ये सब लोग लायबल होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि क्या अपने सेफ्टी के पॉइंट में क्या बोलूंगा? ऑलवेज रिमेंबर, डिफेंस का ऑप्शन क्या है याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर क्या मिलता है? इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा तो मैं क्या रख सकता हूं कोर्ट के सामने। तो लोग कहते हैं, सुन लो ध्यान से बात को, पहली बात लोग कहता है यार, कह रहा है सर सुनना, द पर्सन प्रूव दैट द स्टेटमेंट ऑफ ओमिशन वॉज इमटेरियल। याद करो क्या बोला मैंने आपको, मटेरियल नेचर की है तो भैया पनिशमेंट थी। बट मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो इस वाले प्रोस्पेक्टस में मैंने नंबरिंग एरर लिख दिया, एग्जांपल इस वाले प्रोस्पेक्टस में मेरे को स्पेलिंग मिस्टेक, यहां पे लिखा ओएफएसआई लिखा है ना, मैंने ओएफएसआई लिखना भूल गया। रिमेंबर यहां लिखा है रिस्क इन रिलेशन टू फर्स्ट इशू, तो यहां पर मैं एग्जांपल रिलेशन लिखना भूल गया। तो पॉइंट क्या है, कुछ वर्ड लिखना भूल गए या ऐसी इंफॉर्मेशन लिखना भूल गए जिनका पता होना मैंडेटरी नहीं था। क्या बोल रहा हूं? सुनना, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका पता होना जरूरी हो या ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब इन शॉर्ट पब्लिक के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अफेक्ट नहीं करती हूं ऐसी इंफॉर्मेशन, उनको बोलते हैं बेटा, आपके पास बोलते हैं कौन सी? इमटेरियल इंफॉर्मेशन। तो अगर मान लो मैं ये प्रूव कर दूं कि जो गलती आप कह रहे हो मेरे नाम से आई है और जिसके लिए मुझे फ्रॉड की पनिशमेंट दे रहे हो, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वो स्टेटमेंट या ओमिशन जो था वो इमटेरियल नेचर का था, मतलब इन शॉर्ट उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तो उसमें बच सकता हूं। नंबर 1। नंबर 2, या फिर क्या बोलूं, द पर्सन प्रूव, मतलब या फिर मैं ये प्रूव कर दूं कि ही हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू, या मैं ये प्रूव कर दूं कि मेरे पास तो भैया रीजनेबल आधार था, मेरे पास तो बेसिस था इंफॉर्मेशन बिलीव करने का। एग्जांपल के लिए मान लो अक्सर ये होता भी है, क्या होता है भाई? होता ही है कि जब ये प्रमोटर फंसते हैं ना, तो अक्सर ही अपनी बात किसी और पर डाल देते हैं। एग्जांपल के लिए मान लो मैं कहता हूं भैया मैं तो डिपेंडेंट था एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पर। एक्सपर्ट बोले तो वो व्यक्ति जो कि कंपनी के प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में कोई इंटरफेयर नहीं करता, इंक्लूड नहीं होता। एग्जांपल के लिए ए सीए, ए सीएमए, ए सीएल, द प्रोफेशनल पर्सन जिन्होंने प्रॉपरली इसको इंफॉर्मेशन दी। तो अगर मान लो मैं ये प्रूव कर दूं कि देखो भैया मुझे नहीं पता, मेरे को तो जो इंफॉर्मेशन दी गई थी मेरे हिसाब से वो स्टेटमेंट ठीक थी, मुझे जो दिखाया गया था वो ठीक था। एग्जांपल के लिए जो गलतियां आप अभी बता रहे हो वो गलतियां मेरे को जब दिखाई गई, भेजी गई थी, उस टाइम थी ही नहीं, उस टाइम नहीं थी। तो अगर मान लो मैं ये प्रूव कर दूं कि सिंपल सी बात है मेरे पास रीजनेबल बेस था बिलीव करने का, विश्वास करने का कि ऑल दी स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, तो उस कैसे बच सकता हूं। नंबर 2, इसके अलावा या फिर ही कंटिन्यूड टू बिलीव अप टू द टाइम ऑफ इश्यू प्रोस्पेक्टस द स्टेटमेंट वाज ट्रू एंड ओमिशन वाज नेसेसरी, या फिर मुझे ये बताया गया था कि जो ओमिशन हो रहे हैं, जो गलतियां, जो चीजें हटाई जा रही हैं, वो इसलिए हटाई जा रही है क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। अब एग्जांपल सुनना ध्यान से, दो के समझ में आया। पहला कैसे बोला, या तो मैं बोलूं कि जो चेंजेस हुए, जो मिसस्टेटमेंट्स हुए, जो ओमिशन हुए, वो थे ही इमटेरियल नेचर के, मतलब उनका होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। या दूसरा बोलूं कि मैं डिपेंडेंट था, मेरे पास में आधार था, बेसिस था एक्सपर्ट स्टेटमेंट का, और मेरे हिसाब से उस टाइम तक स्टेटमेंट क्या थी, एकदम सही थी। नंबर 3, या फिर बोल दूं कि स्टेटमेंट में जो किए गए ओमिशन है वो रिक्वायर्ड थे। एग्जांपल के लिए मान लो, क्या मुझे बताओ, लेट्स सपोज इस वाले प्रोस्पेक्टस के अंदर एग्जांपल मान लो कंपनी ने अपने 2 साल पहले जो ऑडिटर था, सुनना, कंपनी ने अपनी कंपनी के 2 साल पहले जो ऑडिटर था उसका नाम नहीं लिखा। अब बताओ, उसका नाम लिखा, क्या वो रिक्वायर्ड था क्या? अब बताओ, कोई मुझे बोले नहीं आपको लिखना था, बोले नहीं लिखना भैया,
मेरे को लिखना है मेरा करंट ऑडिटर कौन है कंपनी के अंदर, तो करंट का नाम मैंने दे रखा है। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि भैया जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे बोल रहे हो वो लिखना रिक्वायर्ड था ही नहीं, वो ओमिशन नेसेसरी था, तो भी बच सकता हूं। आगे बढ़ता हूं, इसके बाद बोला तो क्या है सर, इसके क्या बोला, इसके आएगा हमारे पास सेक्शन 35 वाला पार्ट आएगा। तो पॉइंट क्या बेटा, डिफेंस के रूप में दो बातें, ये वाली, तीसरी बात कौन सी बोली सर, एक्सपर्ट स्टेटमेंट लिखवा दूं, लिख लो एक बात, लिखो यहीं पे लिख लो, नीचे लिखो, लिखो और द पर्सन is dependent, the person is dependent on the information provided by the expert। ये लाइन अलग से लिखना है इसके अंदर बेटा, ठीक है। या अगर ये पर्सन ये प्रूव कर दे कि जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्सपर्ट के द्वारा प्रोवाइड की गई थी और एक्सपर्ट की बात पर भरोसा करता हूं। वो एक्सपर्ट गाइस लिख लो, लिखवाया था पहले मैंने, याद करो, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 38 कहता है एक्सपर्ट का मतलब होता है द पर्सन, वो व्यक्ति, द पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्व, जो इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वॉल्व इन, लिख लो, इन प्रमोशन, incorporation and management of the company, remember, and such person also certify, मतलब सर्टिफिकेशन देता है, सर्टिफाइड द इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी की चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की हो, रिमेंबर, उसके बारे में उसने अपनी बातों को सर्टिफाई किया। याद करो ना, जब फ्यूचर में तुम किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करोगे, सुनना, फ्यूचर में प्रोफेशनल बनने के बाद जब तुम डॉक्यूमेंट साइन करोगे वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, सर्टिफाई हो गया। रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, कहा जाएगा भैया कि प्रोफेशनल ने इसे सर्टिफाई कर दिया। सर्टिफाई मीनिंग क्या होता है कि आपने साइन कर दिया, आपने उस चीज को सही बता दिया। इसका मतलब आपका साइन का मतलब क्या है, आपका साइन सिंगल साइन नहीं है भाई, फ्यूचर में ध्यान रखना, आपका सिग्नेचर फ्यूचर में एक तरीके से लोगों के लिए भरोसा है कि अगर आपके साइन है मतलब माना जाएगा कि यस प्रोफेशनल ने साइन कर दिया, इसका मतलब उसने सब कुछ चेक किया होगा, सब कुछ वेरीफाई किया होगा, जितनी भी चीजें हमें प्रोवाइड की गई हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं सारी की सारी लॉ के अकॉर्डिंग फुलफिल हुई होंगी, ऑल द कंप्लायंस हैव बीन मेट, वो सारे पूरे हुए हुए हैं, ये बात मानी जाती, इसीलिए प्रोफेशनल पे इतना भरोसा किया भी जाता है। तो याद रखना, अब एग्जांपल के लिए मान लो डायरेक्टर बोल रहा है एक्सपर्ट पे भरोसा था मेरे को, तो एक्सपर्ट फंसेगा ना भाई, यहां पे वो थोड़ी फंसेगा। तो इन शॉर्ट क्या बोला, ये है डिफेंस के मोड अगर कोई किसी पर्सन को मिस्टर में काउंट किया जाता है, और ये सेम बात है आगे भी दोबारा रिपीट होने वाली है। चल आगे बढ़े, जाना इसको ऐसे ही पढ़ना बेटा, इसको ऐसे पढ़ना है और डीप में लिखना नहीं इसके बारे में, ठीक है। ओके आओ आगे आता हूं, अगला है 35 में क्या है, 34 था आपके पास, किस बारे में, आपके बारे में था सर सिंपली कि अगर आपने क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है, जेल जाओगे। व्हाट इज 35, इट इज अबाउट अ सिविल लायबिलिटी गाइस। What is civil liability for misstatement in prospectus? सिविल मीनिंग क्या था, सिविल मीनिंग था भैया आप पर लगेगा फाइन, ना कि जेल। आप जेल नहीं जाने वाले, बट फाइन कितना लगेगा, बोला सिंपल सी बात, लिख लो, फाइन भी कितना लगेगा, बोला सिंपल सी बात, अंडर सिविल लायबिलिटी, यूज द वर्ड, लिखते लाइन लिखते हैं, लिखो अंडर दिस सिविल लायबिलिटी, अंडर दिस सिविल लायबिलिटी, लिखो द पर्सन involved in inducing the investment through misstatement or omission, लिखो the person will be held, the person या persons will be liable, कौन सा लायबल, लिख लो पर्सनल लायबल, पर्सनली लायबल, क्योंकि सिविल में क्या है, पर्सनल लायबिलिटी की बात, पर्सनली लायबल टुवर्ड्स द लॉस occurred to the third party। क्या लिखा मैंने इसके अंदर, अब सुनो ध्यान से बात को। सिविल लायबिलिटी में 3 वर्ड लिखे मैंने, पहला वर्ड लिखा सिविल लायबिलिटी में जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे जिनकी वजह से मिसस्टेटमेंट हुआ, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, इंड्यूस किया इन्वेस्टमेंट को। सर मतलब एक बात बताओ यारो,
मैंने ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की मेरी कंपनी की शानदार, सुनना, मेरी कंपनी की अंदर की हालत बड़ी खराब चल रही है, सुनना, किसी कंपनी की अंदर की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब चल रही है, बट उस पोजीशन को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया ताकि लोग पैसा इन्वेस्ट करें। उसके लिए मैंने मिस स्टेटमेंट्स किए, उसके लिए मैंने कुछ इंफॉर्मेशन हाइड भी कर दी। तो ऐसे केस में क्या हुआ, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, पर्पस मेरा था फ्रॉड करना नहीं था, पर्पस था लोग आए, आके पैसा इन्वेस्ट करें। रिमेंबर, बाद में चली जाएगा पता लोगों को, तो भाई बाद वाला खेल नहीं है यहां पर। तो क्या बोला, अगर आपकी मिस स्टेटमेंट ओमिशन का पर्पस था लोगों को इनवाइट करना, इंड्यूस करना कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे केस में अगर पर्सन को लॉस हुआ, अब लॉस नहीं हो तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं, बट अगर पर्सन को लॉस हुआ, पब्लिक को लॉस हुआ, उस केस में वो सारे लोग पर्सनली लायबल होंगे। सिविल मीन सिंपली बात क्या है, जिस फाइन की आपने बात की, फाइन क्या है भैया, आपकी लायबिलिटी क्या है, पर्सनली अपनी पर्सनल पॉकेट से पैसा पे करोगे, कंपनी नहीं देने वाली, ना 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 ना। वो लोग जिनकी वजह से गलती हुई और जिनका पर्पस था सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करवाना कंपनी के अंदर, तो वो उस केस में सेक्शन नंबर 35 को अट्रैक्ट करेंगे। इसे एक वर्ड भी लिखा हुआ है, रेमेडीज अगेंस्ट द प्रोमोटर्स, डायरेक्टर और एक्सपर्ट। कल को मान लो किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जिसको देखकर पब्लिक ने इन्वेस्ट कर दिया और बाद में पब्लिक को पता चला कि भैया कंपनी एक्चुअली वैसी थी नहीं। एग्जांपल सुनना, लेट्स सपोज कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में अपने लोन्स दिखाए ही नहीं, सोचो गैस करो, कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में अपने डेट्स कितने हैं वो नहीं दिखाए, बाकी इंफॉर्मेशन एकदम सही थी, बाकी इंफॉर्मेशन सारी सही दिखाई, बट कंपनी ने अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर अपने लॉसेस के बारे में बताया, लोन के बारे में बताया नहीं, ना ही बताया लोन के बारे में, ना ही बताया चार्ज के बारे में। चार्ज मतलब ना ये बताया कि जो हमने लोन लिया है ना कंपनी ने, उसमें कौन कौन सी संपत्ति गिरवी रखी हुई है, मॉर्गेज रखी हुई है, ये बताया ही नहीं, इसको चार्ज बोलते हैं। तो पॉइंट ये आया, पर्पस क्या था, बोला पर्पस था जी, इस ओमिशन का पर्पस क्या था, ये मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, मिसस्टेटमेंट का होता है कि कुछ गलत लिख दिया, लिखा पर गलत लिखा, कुछ नहीं लिखा, इज ओमिशन। तो आपने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया जी, हम चाहते थे ताकि पब्लिक लोन देख के भागे ना, हमारी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करे। तो कल को मान लो बाद में कोई व्यक्ति आया और उसे समझ में आया पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आपने इन्वेस्ट करवा लिया, तो उस केस में याद रखना वो लोग जो पब्लिक में किसी भी पर्सन को नुकसान हुआ, कहां जाएगा बेटा, सुनना, अगर किसी भी पर्सन को उसकी मिस स्टेटमेंट या ओमिशन से नुकसान हुआ तो बताओ पब्लिक कहां जाएगी या वो स्टेक होल्डर कहां जाएगा। याद रखना ये जो इन्वेस्टर्स है ना, ये इन्वेस्टर कंपनी पे केस डाल सकते हैं, दे कैन फाइल शूट ऑन कंपनी, और कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, रिमेंबर। तो याद करो वही पैटर्न, कंपनी की कॉर्पोरेट लिफ्ट की जाएगी, चेक करेंगे कौन डायरेक्टर्स हैं, और फाइनली क्या होगा, जो जो लोग होंगे, पॉइंट है, केस डालेंगे, किसके लिए डालेंगे कि इनको लॉस हुआ, इफ एनी लॉस अकर टू द पब्लिक, अगर टू दी इन्वेस्टर्स, रिमेंबर, जो लोग पब्लिक का पार्ट थे, इन्वेस्टर के पार्ट थे, उनको अगर लॉस हुआ तो उस केस में बेटा सिविल लायबिलिटी भी अट्रैक्ट हो सकती है। फ्रॉड, देखो एक बात समझना, आपकी इंटेंशन थी धोखा देने की, एनी इंटेंशन टू डिसीव द पार्टीज इज कॉल्ड फ्रॉड। आपकी इंटेंशन धोखा देने की नहीं थी, आपने तो सिर्फ इसलिए कुछ चीजें छिपा ली, हाइड रख ली, ओमिट कर दी ताकि आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट हो जाए। इट इज नॉट फ्रॉड, फ्रॉड नहीं है, बट इसके लिए भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या है कि अगर उससे नुकसान हुआ लोगों को, तो लोगों को अगर नुकसान हुआ तो उस केस में याद रखना आप यहां पर पर्सनल लायबल हो जाओगे, जेल तो नहीं होगी, बट अपना जितना भी लॉस है वो आपको अपनी पर्सनल पॉकेट से पूरा करना पड़ेगा, पहला केस। दूसरा, और अगर आपका वो ओमिशन मिस स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया और फ्रॉड कहलाया, तो यहां पर भी बेटा सेम जो आपने ऊपर पढ़ा ना पनिशमेंट वाला पार्ट, वो ये सेम पोर्शन यहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और बात करें पढ़ना ध्यान से, तो वर्ड क्या है, क्रिमिनल में लायबिलिटी में फाइन और क्या जेल दोनों होती है। सर सिविल में ओनली क्या पर्सनल लायबिलिटी है, लेकिन अगर सिविल वाले पार्ट आपका बाद में मिसस्टेटमेंट कौन सी मटेरियल वाले फ्रॉड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस केस में यहां पर जेल के भी चांसेस बनेंगे। अब मैं चांसेस क्यों बोल रहा हूं, कोर्ट विल डिसाइड। ये जेल वाला पार्ट ऐसा नहीं हो आज तुम भेज दोगे, तुम नहीं भेज सकते ना, कौन करता है, हु विल डिसाइड, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल विल डिसाइड कि जेल होगी या नहीं होगी। अदरवाइज क्या बोलोगे, अदरवाइज सिंपली बोलोगे पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। आओ बात करते हैं, तो अगला पॉइंट कौन सा है, 35 क्या बोलता है, और सुनो ध्यान से, 34, 35, 36 ये तीनों सेक्शन आपस में जुड़े हुए पार्ट है बेटा, देखना कनेक्टेड पार्ट है, ठीक है, ओके। तो ये मत सोचना इसमें पार्ट सिमिलर है, ये साइन में सिमिलर है, रिमेंबर, जैसे डिफेंस वाला पार्ट है सिमिलर पार्ट है, ये वाला पार्ट भी क्या सिमिलर पार्ट आएगा इसके अंदर। आओ बात करते हैं, तो वन क्या पढ़ना, बोला सर पहला पॉइंट 35 का अट्रैक्ट होगा, पहला पढ़ना,
बोले इफ ए प्रोस्पेक्टस इंक्लूड एनी स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग या omission ऑफ एनी मैटर ऑफ द प्रोस्पेक्टस इज मिसलीडिंग, एनी पर्सन, ये वर्ड समझना, मेन लाइन कौन सी, मेन लाइन ये वाली है, एनी पर्सन सब्सक्राइब टू सिक्योरिटी, कोई भी व्यक्ति अगर सब्सक्राइब करता सिक्योरिटीज को, एक्टिंग ऑन सच मिसस्टेटमेंट, उन स्टेटमेंट पर भरोसा करके, अगर किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट कर दिया आपकी कंपनी में उन पे भरोसा करके, तो क्या होगा, बोला सच पर्सन सस्टेन लॉस, और अगर उसे लॉस हो गया, याद रखना दिस सेक्शन विल अप्लाई व्हेन लॉस अकर टू द पर्सन, पैसा इन्वेस्ट हो गया और इन्वेस्टमेंट के बाद लॉस हो गया, अब बिना लॉस कौन किसी को बोलता है किसी को कि जी लॉस तो नहीं, हम तो ऐसे केस डाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है, रिमेंबर, तो लॉस अगर हो गया तो बोला क्या होगा, उस केस में सेक्शन 35 अट्रैक्ट होगा, विच मींस, लिख लो, विच मींस का मतलब क्या है, विच मींस एनी पर्सन इन्वॉल्व इन सच मिसस्टेटमेंट और omission, लिखो, will be held personally liable, तो उसकी लायबिलिटी कैसी है, पर्सनली लायबल, और पर्सनली लायबल को एक वर्ड आप और बोलते क्या बोलते हो, इसी को हम बोलते हैं बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटी। आप बेशक मेंबर थे बट पॉइंट की लायबिलिटी क्या की, योर लायबिलिटी विल बी अनलिमिटेड, विच मीन्स बेटा आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है लॉस पूरा करने के लिए, क्योंकि तुम इन्वॉल्व थे और तुम्हारी किसी को नुकसान हो गया। 35 इज दिस क्लियर, आगे बढ़ूं, आगे आते हैं, तो वर्ड क्या है, इसी का पढ़ते हैं कि अब वो कौन कौन से लोग, अभी बार बार जिनका नाम लेते हैं वो नाम सारे यहां लिखे हुए हैं, कौन कौन लोग हैं बात करते हैं। तो फर्स्ट है कौन से लोग लायबल होते हैं भैया, पढ़ लो, पर्सनल, पहला भाई कंपनी, यस कंपनी मतलब क्या है, कंपनी मतलब व्हेन आई यूजिंग कंपनी मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बोलते कंपनी लायबल है, कंपनी लायबल का मतलब क्या है बेटा, कंपनी को चलाने वाले लोग, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, that is called BOD will be liable, number 1, number 2 और क्या है सर, एवरी पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ कंपनी डायरेक्टर जिस टाइम पे भी है, रिमेंबर जब इश्यू किए गए थे उस टाइम पे डायरेक्टर है वो लायबल है, ये बस भाई सुन लो, ये रट्टा नहीं मारना, सुन लो खाली, कंपनी डायरेक्टर्स प्रमोटर्स वो सब लोग लायबल, आगे बढ़ना, ओके, या फिर जो भी पर्सन ऑथराइज था, जिसकी अथॉरिटी थी, द पर्सन हु इज ऑथराइज इन इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसका नाम लिखा था उसके अंदर, मतलब अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर प्रमोटर जो लोग जिनका नाम लिखा हुआ था, रिमेंबर इवन इंक्लूडिंग दी ऑडिटर, यस, कल को अगर आपने भी सर्टिफाई किया है ना, सुनो ध्यान से, अगर आपने भी किसी कंपनी के प्रोस्पेक्टस को सर्टिफाई किया कि हाँ एज एन एक्सपर्ट मैं सर्टिफाई करता हूं, तो आप भी लायबल हो, याद रखना, आगे आता हूं, एवरी पर्सन हु हैज अग्रीड टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी ईदर इमीडिएटली और आफ्टर इंटरवल, या फिर हर वो व्यक्ति जिस डायरेक्टर कौन सा जिसका नाम भी लिखा गया, चाहे अभी तुम डायरेक्टर बने थे नहीं बने थे, लेकिन ध्यान रखना अगर तुम्हारा नाम लिखा जा चुका कि हाँ यू विल बी द अपकमिंग डायरेक्टर और आपका नाम लिखा हुआ था, मतलब इन शॉर्ट ये कि तुमसे भी पूछा गया था, तुम्हें भी दिखाया गया था कि लो भैया तुम प्रपोज डायरेक्टर हो, ये कौन सा है, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ये कौन सा है भैया, इट इज डायरेक्टर, ये कौन सा है, ये प्रपोज्ड, जिसका नाम दिया जा चुका है बीइंग डायरेक्टर, मतलब वो भी इन्वॉल्व है, ये नहीं कि बना नहीं है, यस, आफ्टर द इश्यू तुम ज्वाइन करने वाले थे लेकिन तुम्हारा नाम था ना, तो हाथ तुम भी फंसोगे, ध्यान रखना, आगे बढ़ता हूं, आगे, एवरी पर्सन हु इज प्रमोटर, ऑब्वियस प्रमोटर है, एवरी पर्सन हु इज ऑथराइज द इश्यू, यस, और एवरी हु इज एन एक्सपर्ट लाइक यू, तुम्हारी बात कर रहे हैं, तो ये कौन है, ये नाम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं भाई, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, प्रमोटर, ऑथराइज पर्सन, ऑल दिस पर्सन विल बी हेल्ड लायबल पर्सनली टू ऑल द पर्सन, कौन सी लायबिलिटी है, पर्सनल लायबिलिटी है कि उनको अपनी पॉकेट से लॉस पूरा करना पड़ेगा, किस लिए, अगर लॉस हुआ तो, आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट है, अगला सेम, अब लायबिलिटी तो आपके पास में बन गई है, पॉइंट क्या पढ़ना, जो ऊपर लिखा हमने लिखा हुआ, एवरी पर्सन लायबल फॉर मिसस्टेटमेंट शैल बी लायबल फॉर कितना, बोला पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू एवरी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड और डैमेजेस, किसको दोगे पैसा, तुम पर्सनली पेमेंट दोगे उन सब लोगों को जिनको लॉस हुआ है, वो सस्टेन एनी लॉस और डैमेजेस, रिमेंबर, और ये कौन सा है बेटा, अगेन वी कैन यूज द वर्ड, मैं बार ये होगा सुनना, बार बार वही वर्ड रिपीट हो रहा है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या है, पर्सनली लायबल हो, मतलब कौन सी, आप पर्सनली पेमेंट दोगे उनको, आपकी पर्सनल पॉकेट से पेमेंट जाएगी, मतलब यू विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द लॉस, नंबर 1, लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूं, मैंने बोला था ना याद करो, तो ये तो क्या हो गया, दिस पार्ट इज ओनली सिविल पार्ट, दिस इज सिविल लायबिलिटी वाला पार्ट, पहला तो, नीचे क्या लिखा है पता है, ये वाला पॉइंट क्या, मैंने बोला याद करो, अगर तुम्हारी मिस स्टेटमेंट इंटेंशनली थी, तो ये क्या है सर, ये थी आपके पास में, अगर तुमने मिस स्टेटमेंट किया और अगर वो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड की कैटेगरी में काउंट हो रही है, फ्रॉड की कैटेगरी में नहीं है, ओनली पेमेंट दोगे, पेनल्टी तो फ्री हो जाओगे, सुनना क्या बोल रहा हूं,
फ्रॉड कैटेगरी में नहीं था, तुम पर्सनली लायबल हो, पेमेंट करो, लॉस पे करो, चुपचाप शांत होकर बैठ जाओ। बट पॉइंट इज, अगर तुम्हारा वो पार्ट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के पर्पज से था, तुम्हारी इंटेंशन दिख रही है फ्रॉड करने की थी, रिमेंबर, तुमने जानबूझ के डॉक्यूमेंट छिपाया। एग्जांपल सुनना, कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स ने, प्रोमोटर्स ने सारी इंफॉर्मेशन डाली थी प्रोस्पेक्टस के अंदर, लेकिन मैं था कंपनी का एमडी। सुनना, मैं था कंपनी का डायरेक्टर, एमडी था, रिमेंबर, मेन डायरेक्टर था। आपके पास में एक सेकंड बेटा, मैं कंपनी का एमडी था। तो क्वेश्चन यह, मैंने बोला भैया एक काम करो, यहां पे आओ, इन 2 पेपर को हटा दो। मैंने पर्सनली उन पेपर्स को हटवाया जिसके अंदर कंपनी के लोन्स, डेट, लायबिलिटीज लिखे हुए थे। अब बताओ ये क्या हुआ? जब डॉक्यूमेंट दिए जा रहे थे और मैंने हटवा दिया, मतलब मेरी इंटेंशन थी, मैं चाहता था पब्लिक की तरफ फ्रॉड हो। तो कोई बोलता है अगर आपका फ्रॉड का पर्पस नहीं था तो यू विल बी फ्री बाय पेइंग द लायबिलिटी, पर्सनली पे कर तो फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर फ्रॉड में काउंट हुआ, उस केस में दोबारा से कौन सा 30 सेक्शन अंडर 36 दैट इज कॉल्ड व्हिच वी अट्रैक्ट दी सेक्शन 47। मतलब क्या है, पढ़ा दो, लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, पॉइंट क्या सुनना ध्यान से बेटा। थोड़ी आवाज है ना, थोड़ी डाउन है बेटा, थोड़ी देर डाउन, इसलिए ऐसा आवाज हो रहा है। सुना, तो बोला पढ़ना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंट इंड्यूसिंग एनी पर्सन टू इन्वेस्ट मनी अंडर सेक्शन 36। ये क्या है बेटा, लिख लो, दिस सेक्शन अट्रैक्ट्स सेक्शन 447। मतलब अगर तुम्हारा पर्पस फ्रॉड की इंटेंशन से इन्वेस्ट करवाना था तो वो 35 में नहीं आएगा, वो 36 के अंदर आएगा। क्या बोला मैंने? 35 में तब आएगा जब सिर्फ और सिर्फ आप अपने पास में सिविल लायबिलिटी की बात कर रहे हो, रिमेंबर। लेकिन अगर जानबूझकर आपने डेलिबरेटली ऐसा कोई एक्ट किया जिससे कि आप पैसा, इन्वेस्टमेंट इंड्यूस कर सको, लेकिन कैसे? बाय यूजिंग द फ्रॉड। अब यहां पर जो इस एमडी ने काम किया, वो क्या किया? इस एमडी ने जानबूझकर डेलिबरेटली, इंटेंशनली कोई चीज हाइड की। तो बेटा सिर्फ पर्सनल लायबिलिटी नहीं है मेरी, पर्सनल लायबिलिटी तो बनेगी प्लस में अंडर सेक्शन 46 का मतलब इसका क्या बोलते हैं? अगर ये सुनो ध्यान से, ये क्या है? फ्रॉड करने के पर्पस से इन्वेस्टमेंट करवाया और क्या किया, ये अगर होता है, ये अगर प्रूव होता है तो उस केस में इस सेक्शन की अंडर ही अब मुझे जेल तक हो सकती है। इसलिए वर्ड क्या लिखा मैंने? सेक्शन नंबर 36 ऑल्सो अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 447। 36 के अंदर 447 अट्रैक्ट होता है, विच वी कैन से आपको 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल हो सकती है। और जो फाइन की लिमिट थी अब बराबर की नहीं होगी, जितना लॉस हुआ उसे 3 गुना लॉस आप पे करोगे। यहां पे ध्यान रखना, क्लियर है? तो ये 2 पार्ट कौन से हैं? फर्स्ट है सिविल वाला पार्ट, और जैसे हमने सेकंड पार्ट लिखा, इट विल बी कंसीडर्ड अंडर द लायबिलिटी वाला पार्ट। ये क्या बन गया? इट इज पार्ट ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी वाला पार्ट। डन है गाइस? तो इसलिए दोनों पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है बेटा। डन है? आ गया? ठीक है। 35 में ओनली सिविल है, 36 के अंदर सिविल के समय क्या आ गया? आपकी फ्रॉड वाले पार्ट भी काउंट हो जाएगा। क्लियर है? आगे आता हूं। तो वर्ड क्या है? अब आया बात डिफेंस की। डिफेंस के पॉइंट सेम है बेटा। कौन से? डिफेंस में क्या है भैया? आप अगर बचना चाहो, हाँ बेशक तुम फ्रॉड में काउंट हो गए, फिर भी कोर्ट हमेशा ऑप्शन देता है बचने के, अपने डिफेंस के। तो डिफेंस के जो मेन ऑप्शन ऊपर पड़े वो तो है ही है, और सुनो कौन से हैं, पढ़ना। वन इज कॉल्ड नो पर्सन शैल बी लायबल 35 ही प्रूव दैट हैविंग कंसेंटेड टू बिकम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ही विथड्रॉ हिज कंसेंट बिफोर द इश्यू प्रोस्पेक्टस। मतलब अगर मान लो कोई डायरेक्टर ये प्रूव कर दे कि मैंने तो भैया अपनी कंसेंट वापस ले लिया था, कि जैसे मुझे पता चला नितिन भारद्वाज सर ने ये काम किया है। सुनना एग्जांपल के, तुम भी डायरेक्टर थे, एग्जांपल तुम भी कंपनी डायरेक्टर थे और तुमने देखा जैसे मैंने बोला डॉक्यूमेंट हटाओ, तुम्हें दिखा रहे भैया तो फ्रॉड कर रहे हैं, और तुमने अपना कंसेंट वापस ले लिया। तो अगर तुम प्रूव कर दो कि हम इन्वॉल्व नहीं है सर, ये अकेले इन्वॉल्व है, मतलब कैसे प्रूव करोगे? कि आपने कहा हमने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया था, एक तरीका। नंबर 2 बोला नो पर्सन विल लायबल 35 इफ प्रूव दैट प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट हिज कंसेंट। या तुम ये प्रूव कर दो कि मेरे को नॉलेज थी ही नहीं सर, मैंने तो मना किया था मत करो, मैंने तो कहा था कि मत करो। कोई प्रमोटर, कोई ऑफिसर, कोई डायरेक्टर ये बोलते हैं कि मैंने डिनाई किया था, भैया मैंने तो मना कर दिया था कि मेरे पास में, मेरा मना कर दिया था, मेरा तो कंसेंट था ही नहीं, सहमति थी ही नहीं। तो उस केस में तुम फ्री क्या हो जाओगे? तुम फ्री हो सकते हो। आगे बात करता हूं। या फिर मैंने तो प्रॉपर नोटिस देके बताया था कि भैया मेरा कंसेंट वापस है, मैं इसके लिए सहमति नहीं दे रहा हूं, रिमेंबर मेरे कंसेंट के बिना ही इशू किया गया, तो भी फ्री हो सकते हो। आगे बात समझ रहे क्या बोल रहा हूं? इन शॉर्ट तुम खुद को बचा रहे हो। तुम कह रहे हो मेरा कंसेंट नहीं था, कंसेंट वापस कर लिया मैंने, तो मैंने नोटिस देके अपना कंसेंट वापस लिया था, इश्यू से पहले ही मैं वापस कर चुका था। तो अगर तुम प्रूव कर देते हो तो बच सकते हो, अगर नहीं प्रूव कर पाते हो तो फंसोगे, ध्यान रखना तुम भी। आगे बढ़ना। उसके अलावा
या फिर क्या बोला, ए पर्सन हु मेक स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट एक्सपर्ट, या फिर तुम ये बोलो कि भैया मेरा तो जो स्टेटमेंट था मैं तो एक्सपर्ट पर बिलीव किया था, या एक सीए सीएमए सीए की जो रिपोर्ट थी जो थी उस पर बिलीव किया था। एग्जांपल सुनना, रिपोर्ट कौन सी, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलीव किया था, कौन सी वाली, जो कि ऑडिटर ने सैंक्शन, ऑडिटर ने अप्रूव की थी। तो मैं तो भैया कंपनी की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बिलीव करके विश्वास करके काम कर रहा था, या तो नंबर वन, या फिर जो एक्सपर्ट ने बोला उस पर बिलीव किया। अगेन वही पॉइंट, एक्सपर्ट की बात पर बिलीव किया था और क्या बोला, इट इज प्रूव दैट। और अगर ये प्रूव अगर हो गया क्या कि भैया स्टेटमेंट जो थी वहां पर क्या बोला वो करेक्ट स्टेटमेंट थी और वहां पर एक्सपर्ट ने ही स्टेटमेंट दी थी, उस पर बिलीव किया था, नंबर वन। नंबर टू, या फिर द पर्सन हु मेड अ स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट बीन मेड बाय द एक्सपर्ट हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, और ये प्रूव हो जाए कि हां इस व्यक्ति ने सच में ही एक्सपर्ट की स्टेटमेंट बिलीव किया था, और एक्सपर्ट था वो एक्सपर्ट भी कौन था, नॉर्मल नहीं था, एक्सपर्ट मतलब हु इज कॉम्पिटेंट। एंड व्हाई आई एम यूजिंग एक्सपर्ट इज कॉम्पिटेंट, इट मींस दैट हम बात कर रहे हैं सीए सीएमए सीएस की, मतलब भैया जिसके पास क्वालिफिकेशन है, जो सर्टिफाई कर सकता है सेक्शन 232 सेक्शन 238 के अंदर में, रिमेंबर, तो ही पार्ट काउंट होगा। आगे आता हूं, इसके अलावा ये एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया था, ये सारी बातें अगर प्रूव होती है कि हाँ, सुनना क्या बोल रहा हूं, यहां तक पॉइंट समझना क्या है भाई, मैंने तो एक्सपर्ट की बिलीव किया था, एक्सपर्ट ने ही कंसेंट दिया था, एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट था, एक्सपर्ट ने सहमति दी थी, और एक्सपर्ट ने इश्यू से पहले अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं किया था। मतलब पूरा खेला तुमने एक्सपर्ट की स्टेटमेंट में डाल दिया। मतलब कौन है, 4 पॉइंट किसके रिगार्डिंग है, दिस इज पार्ट कौन सी, ये है आपके पास में स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के ऊपर अगर तुम बात डाल देते हो, और लोग डालते हैं जनरली, रिमेंबर, तो उस केस में भी तुम्हें रिलीफ मिल सकता है अपनी लायबिलिटी से, अदरवाइज भैया कोई रिलीफ नहीं है, फंसोगे। क्लियर है? तो पॉइंट क्या है सर, एक्सपर्ट पे डाल दिया या तुमने खुद ने प्रूव कर दिया कि मेरी सहमति नहीं दी थी, सहमति विड्रॉ हो गई थी, तो ये सारे केस कौन से हैं, ऑल दीज केसेस आर बिकॉज अ पार्ट ऑफ डिफेंस अंडर दी लायबिलिटी वाला पार्ट। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो नॉर्मली इसको ऐसा मत करना, डीप में लिख के आ रहा है। एक्सपर्ट का पूरा पार्ट आप अपने पास में सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हो। लिखवाऊंगे और लिखवाता हूं, चलो लिखता हूं मैं, चलो आओ। तो मैं लिखवा रहा हूं डिफेंस के पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट क्लियर हुए, सिविल और वो वाला क्रिमिनल वाला। अब बात करते हैं, लिखो, आपको अगर शॉर्ट में दोनों पार्ट में लिख के आना, 34 और ये वाला हो, ठीक है, दोनों में लिखना है डिफेंस। तो डिफेंस का पार्ट आप लोग सेम लिख सकते हो बेटा, ठीक है, कौन सा पढ़ना, लिखो डिफेंस, लिखो डिफेंस अंडर सेक्शन 34 और सेक्शन 35 या 36। तो कोई पर्सन जो इन्वॉल्व है वो अपने डिफेंस के रूप में क्या क्या प्रूव कर सकता है। नंबर 1 बात कर रहे हैं डिफेंस कौन सा, डिफेंस लिखो इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसस्टेटमेंट, दोषी पाएगा मिसस्टेटमेंट और ओमिशन इन ए प्रोस्पेक्टस लिखो, ही में प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा, नंबर 1 लिखते हैं, फर्स्ट इसको लिखो ही में प्रूव दैट द स्टेटमेंट he provided लिखो is based on the reports and statements of the expert। कि आप जो बोल रहे हो वो आपके एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पर बेस्ड है, नंबर 1। या फिर आगे बोला और कौन सा, एंड इसी में लिखो, इसमें खत्म नहीं हुआ, and the expert is competent and does not withdraw his consent over the statement made by him। जो उसने स्टेटमेंट दी थी उसने उसे विड्रॉ नहीं किया, उसने कहा था हाँ ही सही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 लिखो, दैट द पर्सन
किसी होता है दैट दी पर्सन, कौन सा पर्सन जो इन्वॉल्व है बेटा, कौन सा पर्सन जो इन्वॉल्व है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोमोटर हो, चाहे वो ऑथराइज पर्सन हो, ठीक है। जो पर्सन क्या बोल रहा है, दैट द पर्सन हैज रीजनेबल ग्राउंड, हैज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव द स्टेटमेंट, ग्राउंड टू बिलीव, कि जो इंफॉर्मेशन के पास थी उसके हिसाब से वो चीज ठीक थी, टू बिलीव दिस स्टेटमेंट। एक सेकंड, क्या हो रहा है, एक सेकंड, क्या बोले, प्रूव कर दे कि भैया क्या हो रहा है, एक सेकंड, टू बिलीव दिस स्टेटमेंट, कि बोले हाँ भैया जो था मेरे पास में स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसके हिसाब से मैं बिलीव कर सकता हूं उस पेज के ऊपर। ओके, आगे आता हूं, अगला लिखो, या क्या प्रूव कर दे, दैट द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड, द स्टेटमेंट प्रोवाइडेड एंड द misstatements or omission was necessary, वो रिक्वायर्ड थी। उसके अलावा फोर्थ लिखो, he has withdraw his consent, लिखो before the issue of प्रोस्पेक्टस, या उसने अपना कंसेंट ही वापस ले लिया था इसके इश्यू होने से पहले ही। रिमेंबर, आगे विड्रॉ कंसेंट, या फिर और हैव नॉट प्रोवाइडेड द कंसेंट, नॉट प्रोवाइडेड द कंसेंट ऑन द इश्यू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। तो बेटा अभी कंबाइन जो पार्ट लिख रहे हो ना, ये 4 पार्ट, ये कंबाइनली इन दोनों पार्ट में लिख सकते हो बेटा, ठीक है। ओके, तो आप चाहे वो 34 वाला हो या 35 वाला हो, दोनों में लिख सकते हो पार्ट अपने पास में। कंसेंट नहीं दिया, विड्रॉ कर लिया था, रीजनेबल ग्राउंड था, नेसेसरी था, या यू कैन यूज ओमिशन नेसेसरी था। एक और लिख लो, तुम और लिख लो, लिखो दैट ही प्रूव्ड द मिसस्टेटमेंट और ओमिशन is immaterial in nature, immaterial in nature, या वो ये प्रूव कर दे कि जो ओमिशन हुआ उसका कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं है, कि जो हमने हटाया, रिमूव किया, उसका एक्चुअली पब्लिक के इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। तो अगर ये प्रूव करता है तो बेटा यहां पे क्या है, कोर्ट विल थिंक, ये नहीं बचेगा, ये बचेगा, कोर्ट विल थिंक, कोर्ट सोच सकता है उसे छोड़ने के लिए, अदरवाइज नहीं बचेगा भाई। तो ये ऑल पावर क्या है, सारी, और किसी पास है, सारी पावर कोर्ट के पास ही है बेटा। डन डन डन, आगे बढ़े। ओके ओके ओके, डिंग 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 डिंग, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज कर नोट कर लो इसको, ठीक है, पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड यू कैन नोट इट लेटर ऑन। चले आगे बढ़ते हैं। अब आया पार्ट कौन सा, अब आया ये आगे वही पार्ट जो भी ऊपर लिखा हमने 36 में, वही है बेटा 36, सेक्शन 36, अट्रैक्ट दी फ्रॉड वाला पार्ट। इस वाले पार्ट में आपका पनिशमेंट वाला पार्ट कौन सा, 447 ही अट्रैक्ट होता है। वी कैन से इट अट्रैक्ट दी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, ठीक है। चाहे बेसिकली कौन क्या बोला, वर्ड वही है पढ़ना, जानबूझकर, रिमेंबर, इग्नोर करके स्टेटमेंट देना, प्रॉमिस करना, फोरकास्ट करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, डिसिप्टिव इन्फॉर्मेशन, मतलब इन शॉर्ट जो भी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपकी प्रोस्पेक्ट में क्या हुआ, दैट विल बी कंसीडर्ड एज, लिख लो, दैट इज कंसीडर्ड एज मिस स्टेटमेंट, एज मिस स्टेटमेंट। पर्पस साफ था, यू वांट टू इंड्यूस पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, ठीक है। चाहे वो आप अग्रीमेंट आपने खरीदने के लिए किया हो, रिमेंबर, चाहे आपने प्रिटेंड किया हो, चाहे बैंक से लोन लेने के लिए किया हो, ये बात एग्जांपल है खाली, सिंपल सी बात है, ठीक है। कि पर्पस क्या है, पर्पस सिंपल ये है, 36 पर्पस सिंपल है, आपको पैसा इन्वेस्ट करवाना था, उस केस में क्या है, आप पर पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट कौन सी, अब पढ़ने ये वाला पार्ट, आपको ये पढ़ना है बेटा, लिख लो इस पे, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट गाइस, दिस पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा पार्ट है, वो ये वाला पार्ट,
ठीक है, कि फ्रॉड की पनिशमेंट कौन सी है, आपको ये वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब आपको ये वाला पार्ट करना है कि अगर फ्रॉड किया है तो फ्रॉड के रूप में क्या पनिशमेंट मिलेंगी। अब सुनो कान खोल के, बात ध्यान से सुनना। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन 36 में हमने बात की कि अगर आपका पर्पस फ्रॉड करने का था, रिमेंबर, और फ्रॉड को यूज करके आप पैसा इन्वेस्ट करवाना चाहते थे, तो 36 अप्लाई होगा। बट 36 में है क्या, 36 में है आपका पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447, उसमें यही पार्ट है, ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं। तो भैया एक बात बताओ, क्या सिर्फ यहां किताब में लिखा है ये पार्ट? नो, रियलिटी में यही चलता है। देश के अंदर, हमारे देश के अंदर अगर कभी भी फ्रॉड किया है आपने, फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है? फ्रॉड ऑलवेज मींस एनी इंटेंशन टू डिसीव। रिमेंबर, यू कैन यूज द वर्ड फ्रॉड। मतलब क्या होता है? फ्रॉड मींस एनी एक्टिविटी, an activity of intention to deceive, deceive बोलते धोखा देने को। आपकी इंटेंशन थी धोखा देने की, आपकी इंटेंशन थी धोखा देने की, तो इंटेंशन टू डिसीव इज कॉल्ड फ्रॉड कहते हैं। अब फ्रॉड की पनिशमेंट क्या, सुनो, दो पार्ट में इंक्लूड है। तो लोग कहता है भैया सिंपल सी बात, अगर आप देश में फ्रॉड कर रहे हो और आपको फ्रॉड के अंदर दोषी पाया गया है, एग्जांपल के लिए इन सारे पार्ट में डायरेक्टर प्रमोटर लोग दोषी पाए गए हैं, रिमेंबर, तो दोषी पाया गया, लेकिन यहां पर दो कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर 1 कौन सी है? द फर्स्ट इज कॉल्ड पनिशमेंट अंडर सेक्शन ग्रेट फ्रॉड अंडर कौन सा? ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। दूसरा कौन सा है? दूसरा आपके पास में लेसर मैग्नीट्यूड। मतलब इन शॉर्ट लॉ ने फ्रॉड को भी दो हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा है, अगर आपने फ्रॉड किया 10 लाख, अगर आपकी फ्रॉड की अमाउंट, इफ यू फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व फ्रॉड इज 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपए का फ्रॉड है, 10 लाख रुपीज और मोर, नंबर 1, या फिर कंपनी के टर्नओवर के 1% के बराबर है। रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख रुपए का फ्रॉड या 1% टर्नओवर के उसके बराबर हो, रिमेंबर, व्हिचएवर इज लोअर, उस केस में काउंट होगा कि आपका फ्रॉड कौन सा है? बड़े वाला फ्रॉड है, रिमेंबर। बट आपका फ्रॉड की अमाउंट अगर 10 लाख से नीचे की है, अगर फ्रॉड किया इफ लेस देन अमाउंट 10 लाख रुपीज या 1% ऑफ एनुअल टर्नओवर कंपनी, व्हिचएवर इज लोअर, तो उस केस में कहा जाएगा तुम्हारा फ्रॉड छोटे वाला है, ठीक है। तो छोटे बड़े के नाम से पनिशमेंट में डिवाइड कर दी गई। तो बात करते हैं बड़े वाले की, बात करते हैं। तो जितनी बार हम लिखते हैं ना कि 10 साल तक की जेल, वो 10 साल वाली कौन सी है? वो 10 साल वाली है मैक्सिमम जेल है बेटा, 10 साल इज मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर फ्रॉड। आओ बात करते हैं। तो बात से दो पार्ट मतलब पढ़ना ही पार्ट। ए पार्ट कौन सा है? पनिशमेंट अंडर 447 फॉर फ्रॉड ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। मतलब फर्स्ट समझना, बोला पहली बार वेयर, और एग्जैक्टली ऐसे लिख के आना एग्जाम में भी पढ़ना, वेयर एनी पर्सन शैल बी पनिशेबल एज फॉलो फॉर गिल्टी ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ रुपीज एटलीस्ट 10 लाख रुपीज और 1% ऑफ टर्नओवर कंपनी विच एवर इज लोअर, दोनों में जो भी कम होगा, तो उस केस में इट विल बी कंसीडर्ड ऑफ फ्रॉड ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। क्या है? और लिखवाऊंगा इसके बारे में, लिखवाता हूं, चलो लिखो 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 लिखो, नोट करो इसके बारे में, लिखो बेटा। चल खुल जा भैया, खुल जा, काहे मजा ले रहा तू, एक सेकेंड। लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड है। द फर्स्ट कैटेगरी इज, लिखो, नंबर 1 इज कॉल्ड ग्रेटर मैग्नीट्यूड। नंबर 1 क्या है? फर्स्ट इज ग्रेटर मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज कॉल्ड गाइस लेसर मैग्नीट्यूड। फर्स्ट इज ग्रेटर, सेकेंड कौन सा है? लेसर मैग्नीट्यूड। छोटे वाला फ्रॉड कर रहा है, फ्रॉड तो फ्रॉड ही कहलाएगा, रिमेंबर, ठीक है। अब बात करते हैं। तो फर्स्ट समझते हैं, इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज मोर देन 10 लाख रुपीज, लिखो, इफ एनी पर्सन, फर्स्ट लिखो, इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, दोषी, गिल्टी होता है दोषी को बोलते हैं, गिल्टी ना दोषी, दोषी पाया गया, फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग फ्रॉड, क्या फ्रॉड में काउंट हो गए हो, इंटेंशनली डिसीव करने की थी, एंड द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, एंड द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व, और जो अमाउंट है फ्रॉड की इन्वॉल्व
इज रुपीज 10 लाख, इज रुपीज 10 लाख और मोर, 10 लाख या उससे ज्यादा की है, 10 लाख और मोर, या फिर और 1% ऑफ एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर हमेशा एनुअली होता है बेटा, ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी के 1% या उससे ज्यादा का टर्नओवर है का फ्रो पार्ट है, रिमेंबर। तो 1% ऑफ एनुअल टर्नओवर है उस, या तो ये दो पॉइंट है, या तो अमाउंट चेक कर लो, या तो अमाउंट चेक कर लो, या कंपनी का टर्नओवर चेक कर लो, दोनों में जो भी कम होगा, और कम अगर अप्लाई होता है इस कैटेगरी के अंदर, मान लो एग्जांपल सुनना, कंपनी का एवरेज जो टर्नओवर था वो 1% था, 15 लाख रुपए एग्जांपल, मान लो कंपनी का 1% टर्नओवर बनता है 15 लाख रुपए, ठीक है, ओके, और कंपनी का जो फ्रॉड, जो एक्चुअली फ्रॉड हुआ वो फ्रॉड था 12 लाख रुपए, तो कैटेगरी कौन सी है, कैटेगरी ये वाली काउंट होगी। तो दोनों में कोई भी अप्लाई हो जाए वो इसमें अंदर आएगा, मतलब इन शॉर्ट ऑलवेज चेक द अमाउंट, 10 लाख से ऊपर है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, लिखो इस केस में क्या होगा, अगर ये काउंट हुआ तो लो बोलते पढ़ना, लिखो, तो उस केस में क्या पनिशमेंट है भाई, उस केस में पनिशमेंट क्या है, द एवरी पर्सन इन्वॉल्व, जो भी इन्वॉल्व होंगे, पनिशमेंट को डिवाइड किया 2 पार्ट में बेटा। तो पहला इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, इसमें भी, हाँ इसमें भी मिनिमम मैक्सिमम है। पहले चेक करेंगे भैया तुम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो, इसमें आ रहे हो या इसमें आ रहे हो, फिर चेक करेंगे मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने, तो लिखो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। और यहां भी डिवीजन कैसे पता है कि तुम्हारे फ्रॉड से पब्लिक अफेक्ट हुई है नहीं हुई है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है नहीं हुआ, अगर वो हुआ है तो पनिशमेंट स्ट्रिक्ट है। तो पढ़ना मिनिमम कितना है, मिनिमम में हम बात करेंगे 2 है, इसमें भी 2 बात करेंगे, यस। पहले लिखो इसके नीचे, लिखो फ्रॉड अफेक्टिंग, ये फ्रॉड लिखो अफेक्टिंग पब्लिक इंटरेस्ट। अगर तुम्हारा फ्रॉड से पब्लिक को नुकसान हो, एग्जांपल के लिए भैया सिक्योरिटी जो तुम बेचती हो, जो शेयर वगैरह बेचती हो, वो एक्चुअली किसमें काउंट हो गया, कहीं ना कहीं पब्लिक इफेक्ट हो रही है उस चीज से, यस। दूसरा, लेकिन अगर मान लो तुमने फ्रॉड किया और मान लो सिक्योरिटी का पार्ट नहीं था, रैंडम कोई फ्रॉड भी करते हो, तो कौन सा है, नॉट अफेक्टिंग पब्लिक, तूने कंपनी के अंदर फ्रॉड किया, पब्लिक नुकसान नहीं हुआ। तो इस केस में मिनिमम पार्ट अलग है बेटा, अलग अलग कैसे है पढ़ना। तो अगर पब्लिक अफेक्ट हुई है तो लो बोलता है उस केस में क्या है, लिखो उस केस में क्या है, आपकी मिनिमम जेल कितनी है, लिखो उस केस में। फर्स्ट लिखो द मिनिमम इंप्रिजनमेंट इज ऑफ 6 months, 6 महीने की कम से कम जेल तुमको होगी। अगर पब्लिक जहां पे इन्वॉल्व हो गई बेटा, वहां 6 months तक की जेल तुमको होगी ही होगी। रिमेंबर, पब्लिक अफेक्ट नहीं है, पढ़ो सॉरी 6 months कौन सी है, उसमें है दूसरे केस में 3 साल की होती है, इसमें बोला पब्लिक अफेक्ट है तो कितनी है, एक सेकंड, पब्लिक अफेक्ट कितनी है, इसमें लिखो इस पार्ट को, मिनिमम कितनी है, मिनिमम 3 साल की है। पब्लिक इफेक्ट नहीं कितनी है, इसमें है बेटा 6 months की। मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितना है, द मिनिमम इज कॉल्ड 6 months। 6 महीने तो नॉर्मली अगर फ्रॉड हुआ है तो भैया जेल होती ही होती है, याद रखना। अगर फ्रॉड हुआ है तो 6 महीने की जेल तो होती होती है, बट इफ पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो अफेक्ट्स, इन दैट केस द मिनिमम इंप्रिजनमेंट इज ऑफ 3 years, ठीक है, ये मिनिमम वाला पार्ट है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम इज सेम बेटा, मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम है बेटा अप टू 10 years ऑफ इंप्रिजनमेंट, 10 साल तक की जेल आपको होती है मैक्सिमम। हु विल डिसाइड, द कोर्ट विल डिसाइड, हु विल डिसाइड, द कोर्ट विल डिसाइड। तो भैया इतने टाइम की जेल तो तुम्हें होगी होगी, सिर्फ जेल नहीं है, प्लस में फाइन भी होता है। फाइन कितना है, लिखो फाइन कितना है, मिनिमम फाइन कितना है, बोला मिनिमम है जितना तुमने फ्रॉड किया, लिख दो नीचे। अगर बात मिनिमम की होती क्या बोलता है, मिनिमम इज क्या है, द मिनिमम फ्रॉड अमाउंट इज, ये प्लस में क्या लगेगा, प्लस में बोला एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एक्चुअल अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज कंसीडर्ड एज द मिनिमम पनिशमेंट। ये क्या है, इट इज अ फाइन, ये फाइन का पार्ट है बेटा। तो वर्ड क्या बोला, डिफरेंस एक ही है इसमें, डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हुआ है ना खाली,
तो बस उस केस में 3 साल की जेल स्टार्ट होगी। उसके अलावा हर केस में 6 महीने मिनिमम और एक्चुअल अमाउंट जो है आपका फाइन का वो लगने वाला है, पहला केस। लेकिन व्हाट अबाउट द मैक्सिमम? इन पूरे केस में मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम भैया 10 साल तक की जेल और लिखो प्लस में कितना? प्लस में फाइन कितना है? फाइन है अप टू 3 टाइम्स, अप टू 3 टाइम्स, 3 गुना फाइन, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जितने का फ्रॉड किया उसका 3 गुना तक फाइन तुम पर लग सकता है आपके मैक्सिमम वाले पार्ट में। तो ये ग्रेटर वाला पार्ट। रिपीट करूं दोबारा सुन लो ध्यान से। अगर 10 लाख है उससे ज्यादा का फाइन, उससे ज्यादा फ्रॉड आपने किया है, रिमेंबर, या कंपनी के जो फ्रॉड की अमाउंट है वो फ्रॉड की अमाउंट कंपनी की 1% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा की है, तो उस केस में क्या बोला? उस केस में आपके ऊपर फाइन लगेंगे। कौन से? जेल फाइन दोनों है। जेल कितनी है? पहले जेल की बात करते हैं। तो बोला अगर पब्लिक इंटरेस्ट इफेक्ट है तो उसके में 3 साल की जेल मिनिमम आपको होगी। इंटरेस्ट इफेक्ट नहीं है तो उस केस में 6 महीने की जेल आपको होती है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? सर फाइन कितना है? फाइन है एक्चुअल। मिनिमम फाइन कितना है? इट इज मिनिमम फाइन, एक्चुअल फाइन है। रिमेंबर, जितने का फ्रॉड किया उतने का फाइन देना पड़ेगा। बट पॉइंट इज, बट व्हाट अबाउट मैक्सिमम? क्या कोर्ट इसे बढ़ा सकता है? बढ़ा सकता है। कौन सा कितना है? बोला फाइन विल बी अप टू 3 टाइम्स एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। तो जो नॉर्मली हम बोलते हैं ना बार बार कि फ्रॉड हुआ, तो आप ये वाला यूज करते हो। हम हमेशा मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं। हम बात कर रहे होते हैं कि भैया अप टू 10 ईयर्स ऑफ इंप्रिजनमेंट, अप टू 3 ईयर्स ऑफ फाइन, अप टू 3 टाइम ऑफ फाइन, ये हम बात कर रहे होते हैं। डन है गाइस? ये पार्ट पहला हो गया। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट बेटा है हमारे पास में, अगर ये तो हो गया पहला वाला पार्ट। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा है व्हाट अबाउट अगर फ्रॉड की अमाउंट 10 लाख से नीचे की थी और वो 1% ऑफ टर्नओवर से भी नीचे की थी, तो बोला वहां पे उस केस में क्या है? बोला जेल होती है अप टू 5 साल, फाइन होगा 20 लाख या दोनों भी हो सकते हैं। 5 साल तक की जेल, 20 लाख तक का फाइन या दोनों भी आप पर लग सकते हैं। आओ बात करते हैं। तो वर्ड है नंबर 2, पहला पढ़ना। लेसन में क्या है? बोला अग, क्या बोलेंगे? इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड, कौन सा है? इफ, बी पार्ट, इफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व is less than 10 lakh rupees or less than 1% of turnover। दोनों में कॉमन क्या है पता है? कॉमन ये है विच एवर इज लोअर यू विल कंसीडर द अमाउंट। कौन सा? विच एवर इज लोअर, जो भी में कम होगा वो चेक किया जाएगा। ठीक है, और चेक करने के बाद हेड होगा कौन सी लिमिट में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या बेटा? हेयर क्या होगा? लेस देन वर्ड लिखा, लेस देन, तो क्या होगा? सिंपली यहां भी आपको जेल हो सकती है। कितना लिखो? इंप्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स, अप टू 5 इयर्स, और फाइन अप टू 20 लाख या बोथ, दोनों। बट एक बात पूछूं, बताओगे? सोचो कैसे करना। 5 साल तक की जेल, 20 लाख तक का फाइन, भाई ये तो मैक्सिमम हो गया ना, ये तो मैक्सिमम हो गया, ये तो इसका मैक्सिमम पार्ट हो गया। भाई इस वाली लिमिट में क्या है? इस वाली लिमिट के अंदर ये तो कौन सा हो गया? इट इज मैक्सिमम 1। व्हाट इज मिनिमम? ये तो मैक्सिमम हो गया। तो व्हाट इज द मिनिमम इंप्रिजनमेंट एंड मिनिमम फाइन कितना होगा? गेस करो। ये तो मैक्सिमम हो गया। व्हाट इज मिनिमम? तो लिखो या और, अगर एंड की बात करूं एंड लिख लो, इसके नीचे बुक में लिखा हुआ नहीं है, लिखो एंड व्हाट अबाउट द मिनिमम फाइन, मिनिमम इंप्रिजनमेंट। तो लिखो इसमें मिनिमम कितना है? बोला मिनिमम है भैया इंप्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स। यस, वही वाली 6 महीने की जेल और एक्चुअल फाइन ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। तो ये जो पार्ट है दिस इज कंसीडर्ड एज द मिनिमम। इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम कितना है? ये है मिनिमम वाला पार्ट। एंड दैट्स इट गाइस, ये खत्म हो गया हमारे पास में, इतना ही था। ठीक है, तो ये पार्ट यहां पे खत्म हो गया। बट आई विल पिक वन मोर टॉपिक इन दिस इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। ओके, और प्लीज उस टॉपिक के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, इसलिए उसके नोट्स मैं अलग से दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपकी बुक में अगर नोट्स नहीं है चेक कर लेना, अगर बुक में नोट्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, अगर डले हुए हैं, अगर टीम ने भेज दिए होंगे आपको बेटर है। तो अगर बुक में अगर वो नोट नहीं है तो प्लीज वो नोट ड्राइव से डाउनलोड कर लेना याद से। ठीक है, ओके, छोटा सा नोट रहेगा। द टॉपिक इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। टॉपिक इज कॉल्ड
प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन नंबर 42, ठीक है। अपडेशन आया था इसलिए उस नोट को हटाया था मैंने। तो चेक करना तुम्हारे पास बुक वो वाली पहुंची है नहीं पहुंची जिसमें नोट्स हैं, नहीं पहुंचे हैं तो ये वाले नोट्स तुम्हें ड्राइव से डाउनलोड करने हैं, ठीक है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, उसके बाद में हमारा ये कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा, दिस चैप्टर विल फिनिश, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ी तबियत भी डाउन थी बेटा, हेल्थ डाउन थी, आज बार बार चक्कर टाइम मेरे फेंटिंग टाइप हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास हो गई हमारे पास में। फिर भी कोई डाउट किसी को रहे तो प्लीज मुझे डाउट भेज देना। सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। और अगर नोट करना है नोट कर लेना, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।